ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द सीजीपीएससी कोच में मैं सौरभ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पे हमारी क्लासेस चल रही थी, है ना। और लास्ट क्लास में हमने लास्ट जो हमारी क्लास थी परसेंटेज पर, वो चौथी क्लास थी। उसी के आगे आज हम परसेंटेज को और पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे वैरायटी के क्वेश्चंस और परसेंटेज में बचे हुए हैं उनको कवर कर रहे हैं। और आज की जो क्लास होगी परसेंटेज की, ये परसेंटेज पर लास्ट क्लास होगी। तो दोस्तों, जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, है ना, तो वो मैंने कोशिश की है अपनी ओर से कि सारे के सारे वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको बेसिक से लेके एडवांस तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कवर कराए हैं परसेंटेज में। और इसके अलावा जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ क्लास में करवाए हैं, अब आपका काम बनता है कि आप घर में जा करके उन्हीं वैरायटी के उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को आप, और भी क्वेश्चंस को जो भी आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक हो या सब्जेक्टिव बुक हो, उससे आगे सॉल्व करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि कल सर ने आप सभी को बताया भी था अपनी क्लास में, बाल मनोविज्ञान की क्लास में, कि संडे के दिन हमारी जो क्लासेस रहेंगी, सारी क्लासेस क्या रहेंगी, ऑफ रहेंगी। और सोमवार से लेके शनिवार तक, है ना, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। और बीच में क्या होता है, जैसे कल थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसा कि आप सभी को पता है, ठंडी सर्दी का मौसम सा हो रहा है, तो थोड़ा जुकाम खांसी वगैरह थी, इसीलिए मैं कल क्लास नहीं ले पाया था आप लोगों के कंप्यूटर की। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपकी क्लासेस रुकेंगी। कभी कभार ऐसा हो जाता है, कुछ काम पड़ जाता है, जरूरी काम पड़ जाता है, कभी कभार कुछ टेक्निकल ऐसे इश्यूज आ जाते हैं, लाइट गुल होती है या रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हम पूरी तरह से आप लोगों के लिए डेडिकेटेड हैं। क्लासेस कभी नहीं रुकेंगी, समय से आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। एक बार आप लोगों को कमिटमेंट दिया गया है वो पूरा किया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो कुछ भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, बहुत सोच समझकर पूरी जिम्मेदारी के साथ पढ़ा रहे हैं। अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जा सकता है देने की प्रयास कर रहे हैं अपनी ओर से। आप लोगों को कमेंट्स भी देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसी तरह से आप लोग अपने वीडियो में कमेंट जरूर करा करिए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए। 1,50,000, 2,000, 3,000, 5,000 व्यूज जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के उसमें लाइक्स बहुत कम आते हैं दोस्तों। ऑनलाइन में होता क्या है, कमेंट्स, लाइक, शेयर से तो, सब्सक्राइबर से तो आदमी को प्रोत्साहन मिलता है। खैर, पढ़ाने का मकसद बेसिकली वो नहीं है। बेसिकली मकसद ये है कि इतना बड़ा वैकेंसी हमारे सामने है, तो किस तरह से आप लोगों की तैयारी को अच्छे से और बेहतर किया जा सके, ये हमारा प्रयास है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज के हमारे परसेंटेज में हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, क्या आज का जो हमारा टॉपिक है वो किस पे रहेगा बेस्ड। जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा आपका प्राइस इंक्रीज एंड डिक्रीज, कीमत में वृद्धि एवं कमी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। आपसे बोल देता है कि चीनी की कीमत में यदि 10% की वृद्धि हो रही है, किसी वस्तु की कीमत में यदि 20% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि खर्च की राशि में बिना किसी परिवर्तन के हम अपनी खपत में कितनी कमी या वृद्धि करें, ताकि जो हमारी खर्च की राशि है वो क्या रहे, स्थिर रहे। तो कुछ इस वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कवर कराया था, वो था आपका पॉपुलेशन, जनसंख्या के ऊपर में, कि किसी शहर की, किसी नगर की, किसी गांव की, किसी देश की जनसंख्या में जन्म दर या मृत्यु दर होने के कारण, अर्थात जनसंख्या में वृद्धि या कमी होने के कारण में कुछ वर्षों बाद में क्या परिवर्तन दिखने को मिलता है। ये आपके सिलेबस में अलग से इस टॉपिक को मेंशन किया हुआ है। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया भी था कि वहां से कम आप लोगों को 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलना तय है, क्योंकि यदि परसेंटेज के अंदर का ये टॉपिक है तो यहां से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। लेकिन इस बार क्या किया आपके सिलेबस में, उसको अलग से डिफाइन कर दिया है। जब उसको एक अलग से एक टॉपिक बना दिया है, तो मान के चलिए कि वहां से तो आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलना ही मिलना है। तो मैंने वहां पास जितनी वैरायटी के क्वेश्चन होते हैं, मैंने वहां आप लोगों को कवर कराए थे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको 2 मेथड भी बताए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा होगा तो जाके देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज की जो हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, और दोस्तों थोड़ा सा गला ठीक नहीं है, सर्दी अभी भी, जुकाम अभी मेरे को बना हुआ है, तो थोड़ा सा यदि बीच में काफी खांसी वगैरह आती है या थोड़ी आवाज का इशू बनता है, तो आप लोग प्लीज टॉलरेट करिएगा, है ना। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। तो जो लास्ट टॉपिक में आप लोग को जो पॉपुलेशन का करा रहा था दोस्तों, उसमें जो है ना, उसका एक क्वेश्चन की
एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है, मतलब उसी में से एक क्वेश्चन और बनता है, तो वो मैं आपको कराना भूल गया था या छूट गया था, तो मैं उसको अभी कराने वाला हूं। देखिए क्या बोल रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5%, दूसरे वर्ष में 6% और तीसरे वर्ष में 8% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी? तो देखिए, मैंने यदि आप उसमें आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो क्लास में मैंने बताया था, उसके लिए हमने एक बहुत ही शानदार फार्मूला पढ़ा था। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो पूर्व है ना, पूर्व या उसको हम क्या बोलते थे, इनिशियल वैल्यू है ना, प्रारंभिक मान, और ये क्या था, इसको हम बोलते थे वर्तमान का, वर्तमान बोल ले। यदि क्या है, देखो, यदि ये पूर्व का है, इनिशियल वैल्यू है, प्रारंभिक मान है, तो फिर एक दूसरा मान क्या होगा, अंतिम मान होगा, बाद वाला वैल्यू होगा, बढ़ने के घटने के बाद वाला होगा। तो हम इसको यदि ये पूर्व है तो ये वर्तमान होगा, तो वर्तमान भी कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि बाद वाला, या इसको हम कह सकते हैं क्या, आपका फाइनल वैल्यू, या क्या कह सकते हैं, फाइनल वैल्यू। तो ये किसके बराबर होता था? हमने देखा था कि 100 प्लस आर, ठीक है, प्लस या माइनस डिवाइडेड बाई क्या, 100, ये हमने देखा था, और इसकी पावर क्या, इसकी घात क्या, टी। टी क्या है, वर्ष है। यदि आपसे वृद्धि की बात करेगा तो आपको प्लस का साइन यूज करना है। यदि आपसे कमी की बात करेगा, जनसंख्या में ह्रास की बात करेगा, मृत्यु दर की बात करेगा, तो आपको माइनस साइन लेना है। ठीक है, अभी हमारे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि देखिए, अब हमारे पास में ना 3 साल की बात कर रहा है, लेकिन तीनों साल के लिए जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो वृद्धि दर है, वो क्या है, डिफरेंट है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमको यहां दे दिया है T1 वर्ष के लिए हमको क्या बोल दिया है, 5%, T2 वर्ष के लिए हमको बोल दिया है कितना, 6%, और T3 तीसरे साल के लिए हमको बोल दिया है 8%। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और कह दिया है कि वर्तमान की संख्या कितनी है, 1,20,204। ये क्या हो जाएगा आपका, 1,20,204, ये आपको क्या है, गिवन है। और पूछ क्या रहा है आपसे, प्रारंभिक मान या पूर्व की वैल्यू पूछ रहा है, इनिशियल वैल्यू आपसे पूछ रहा है, प्रारंभिक मान, पूर्व की जनसंख्या। अभी देखिए, अब ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, आपको ये आपने 100 लिखा, पहले साल में क्या है, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही वृद्धि हो रही है, ये तीनों ही वृद्धि हो रही है, तो हम यहां पास क्या यूज करेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे। तो 100 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 105। तो 100 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका, यहां से देखिएगा, ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 105 बाई 100 गुणे, फिर क्या हो जाएगा, 6% है तो 106 बाई 100, और फिर देखिए फिर क्या है आपका 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 108 भागे 100। इस तरीके से हम इसको पहले फॉर्मूले में इसको क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। अब कुछ नहीं बचता है, जितना कुछ था कॉन्सेप्ट वो अप्लाई हो चुका है। अब सारा का सारा खेल किसका है, कैलकुलेशन का है। आप इसको किस तरह से एज सुन, मतलब एज फास्ट एज आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बस यही डिपेंड करता है। केवल जो कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था वो हो चुका है। अब देखिए यहां तो मैं काटने नहीं बैठूंगा, क्योंकि मेरे को तो डायरेक्टली आंसर याद है। आपको क्या करना है, इसको काटना है, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को यहां से हिंट देके निकल रहा हूं, क्योंकि यदि हर क्वेश्चन को मैं आपको पूरा का पूरा कैलकुलेशन करवाऊंगा तो क्लास 2-2.5 घंटे की पहुंच जाएगी, तो भी वो भी अच्छा नहीं है। और क्लास बहुत शॉर्ट होती है तो आप लोग बोलते हैं सर क्लास को थोड़ा सा लंबा रखिए। तो अपन क्या करेंगे, बीच का लेके चलेंगे, जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है या बताने को बहुत कुछ नहीं है, तो वहां मैं कैलकुलेशन को अवॉइड करूंगा क्लास में। वो आप लोगों को घर पे कर लेना है, मैं आप लोगों को डायरेक्टली आंसर बतला दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, हमको क्या है, ये दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है। अब देखिए एक बात समझ आइए, जो मैथ्स बैकग्राउंड वाले हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, जो नहीं है इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। कभी भी कोई भी संख्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तिर्यक गुणे में नहीं कटती है। यदि मान लीजिए आपका ये 100 है ना, तो ये 100 से ये वाला अंक कभी नहीं कटेगा। ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, देखिए मतलब ये जो नीचे की संख्याएं हैं 100 दिख रहा है, वो कभी इसको नहीं काटेगा, या यहां कोई वैल्यू है वो इसको नहीं काटेगी। तो फिर क्या होगा, या तो अंश से हर कटेगा, या तो फिर ये जो दायां हाथ में जो आपका अंश की वैल्यू दी हुई है, या तो ये बायां वाले अंश से कटेंगी, या जो दाएं वाले भाग में जो हर की वैल्यू है, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं ना हर है, और ये क्या है आपका अंश है। तो ये जो आपका हर है, इस हर से कटेगा, कभी भी क्रॉस में नहीं कटता।
तो धोखे से भी कभी भी क्रॉस मत काटिएगा। और नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करना है, सीधे आपको इसको क्या है, इसको सपोज हमने x मान लिया, तो कुछ नहीं करना है, आप इसको इधर ले जाओ, ये संख्या जो इधर की दिख रही है इसको यहाँ ले जाओ और इसको इधर लाके सॉल्व कर लो, है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि हम किसको किस तरीके से और काट सकते हैं, समझिएगा। देखो सबसे पहले तो क्या है, ये कट जाएगा 105/100 को आप हमेशा याद रखना कि 21/20 होता है, कट के 21/20 हो गया। अब देखना यहां से ये 8 और ये 8 और एक 9, 108 में संख्याओं का अंकों का योग कितना है, 9 है। यदि किसी संख्या का 9, यदि किसी दी हुई संख्या का उसके अंकों का योग 9 है या 9 का गुणज है, तो वो संख्या 9 से जरूर क्या होगी, विभाजित होगी। तो यहां पास 108 जो है वो 9 से विभाजित होगी। अब यहां चेक करो, तो ये 4, 2 6, 2 8 और एक 9, तो ये जो संख्या आपकी 1,20,204 है ना, इसमें भी, इस संख्या में भी अंकों का योग कितना है, 9 है। अर्थात ये संख्या भी आपकी 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहां से आगे भी काट सकते हो। तो आपको क्या डायरेक्टली यहां से मालूम पड़ जाएगा कि जो संख्या है ना, ये 9 से कट रही है, ये भी 9 से कट रही है। डायरेक्टली आप एक बड़ी संख्या से इन संख्याओं को काट लोगे। जैसे इसको अपन काटते हैं तो देखो कितना होगा, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6, 53, और ये हो जाएगा आपका 50, ये भी कट गया। इसको 9 से काट लो तो कितना हो जाएगा, 12, और इसको चलो 9 से काट लो एक बार, तो कितना हो जाएगा, देखो 9 से काटोगे तो 1, यहाँ 1 आया। अब कितना बचा, 3, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो कितना बचा, 3। उसके बाद में कितना हो गया, 3, तो ये 27, तो फिर ये 3 आएगा, 9 तिया 27, और यहां पास कितना था, ये आपका 32 था, 27 और 32, तो ये कितना हो गया आपका 27 और 32 5, और 9 छक्का 54। तो इस तरीके से आपने इसको काट लिया। तो बस मैं आप लोगों को यहां तक बता रहा हूं कैलकुलेशन को। तो क्या करना है कि सीधे हमने क्या, इस संख्या को 9 से काटा, तो आपको क्या करना है, संख्या में जो आपको दी हुई संख्या रहती है, ये आप जब डिविजिबिलिटी का एक रूल होता है, एक अलग ही टॉपिक है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो यदि किसी भी संख्या में, किसी संख्या में उसके अंकों का योग यदि 3 है, तो वो क्या होगी, वो संख्या 3 या 3 के फैक्टर से, 3 या 3 के गुणज से विभाजित होती है। यदि दी हुई संख्या में अंकों का योग 9 है, तो वो संख्या 9 या 9 के गुणज से क्या होती, विभाजित होती है। तो अब क्या करना है, इसको आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। इसका आंसर निकालिएगा, क्या आंसर आता है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे क्वेश्चन में बढ़ता हूं। देखिए आज का जो हमारा एक नया टाइप है, उस नया टाइप में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्रमागत वृद्धि एवं कमी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल लेंगे सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। क्या, क्रमागत वृद्धि एवं कमी। तो इस टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें क्या होता है, आपको बोल देता है कि किसी राशि में, क्या कहता है कि किसी राशि में यदि x% की क्या वृद्धि या कमी, वृद्धि के लिए जो हम साइन यूज करेंगे वो प्लस का, और यदि कमी होगा तो साइन यूज करेंगे माइनस का। यदि किसी राशि में x% की वृद्धि या कमी होती है और y% की वृद्धि या कमी होती है, क्रमागत मतलब पहले x% की वृद्धि या कमी देखी गई, उसके बाद उसी राशि में y% की वृद्धि या कमी देखी गई, तो आपसे पूछता है तो बताइए, तो परिणामी कुल, परिणामी वृद्धि या कमी, परिणामी वृद्धि या कमी समझिएगा। क्या यहां से बताना चाह रहा है कि आपके पास में कोई एक संख्या है और बोल रहा है कि पहले उसमें x% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में y% की वृद्धि हुई, तो पूछ रहा है कि कुल उस संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। या आप क्या कह सकता है कि आपके पास में सपोज एक संख्या है 100, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, उसके बाद में 40% की वृद्धि हुई, तो बताइए कि कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। या पूछ सकता है कि एक संख्या 100 है, उसमें पहले 20% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद में उस संख्या में 20% की कमी हुई, तो बताइए कि संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई। तो ये क्या होता है, क्रमागत वृद्धि एवं कमी।
और इसको मैं समझाता हूं आपको। देखिए ये होता क्या है। यदि आपसे मैं कह दूं कि आपके पास में एक संख्या 100 है और मैं आपसे कहूं कि बताइए कि यदि इस संख्या 100 में 10% की वृद्धि हो रही है तो ये संख्या कितनी हो जाएगी? 110। 10 में 100 का 10% कितना होगा? 100 का 10% होगा 10। वृद्धि होने के बाद में कितना हो जाएगा? ये 100 से जुड़ जाएगा। 100 का 10%, 100 में 10% की वृद्धि अर्थात क्या होता है कि 100 तो है ही है और 100 में 10% कितना, तो ये कितना हो जाएगा? 110। तो क्या कह रहा है कि 100 में पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर कह रहा है आपकी पुनः फिर से 10% की वृद्धि हुई। क्या बोल रहा है कि पहली बार 10% की वृद्धि हुई 100 में, एक संख्या है 100, उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर उसके बाद में 10% की वृद्धि हुई। तो अब ये कितना हो जाएगा? 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। तो ये 110 और ये कितना हो जाएगा? 110। समझिएगा यहां ये जो, यदि आप यहां 110 लिखेंगे ना तो ये गलत है, क्योंकि क्या बोल रहा है यहां पास क्रमागत सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है। एक बार यदि 10% की इंक्रीमेंट हुआ तो हमारे पास में कितना आया परिणाम? 110 आया। अब वो बोल रहा है 10% की वृद्धि और हुई, तो वो 10% की वृद्धि इसमें नहीं हो रही है, वो 10% की वृद्धि इसमें हो रही है। इसमें 110 में हो रही है। और 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% होगा कितना? 110 का 10% कितना होगा? 110 का 10% 11। ये काटे तो कितना हो जाएगा? 110 में 11 जोड़ोगे कितना आएगा? 110 में आप 110 में 11 जोड़ोगे तो कितना हो गया आपका? 121। ये कितना हो गया? 121। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि परिणामी परिणामी वृद्धि कितनी हुई? तो बताइए पहले संख्या क्या थी? 100 थी। अब वो संख्या कितनी हो गई? 121 हो गई। तो कितने की वृद्धि दिख रही है आपको? 100 में 21 की वृद्धि दिखाई दे रही है। कितने की? पहले वो संख्या 100 थी, अभी कितनी हो गई? 121 हो गई। तो टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ? कुल वृद्धि कितने की हुई? 21 की हुई। 21 की हुई। ये कुल वृद्धि 21 किसमें हुई है? जो हमारी सबसे पहली संख्या थी, प्रारंभिक मान था 100, इसमें हुई है ये। और 21 100 का कितना परसेंट है? तो 100 का गुणा कर दोगे तो कितना आ गया आपका? 21%। कितना आ गया आपका? 21%। 21%। तो देखो हम क्या कहते हैं, यदि हम कहते हैं कि एक संख्या 100 है, उसमें 10% और 10% की दो लगातार क्या हुई? वृद्धि हुई, तो आप उसको ये नहीं कहोगे कि 10% मतलब 20%। और 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। तो कुल वृद्धि कितने की होती? वहां 20 होती। लेकिन क्रमागत वृद्धि में क्या होता है कि पहले 100 का 10% निकालोगे, जो रिजल्ट आएगा फिर उसमें 10% आप ऐड करोगे। तो यहां पास क्रमागत वृद्धि कितनी हो गई? 21% हो गई। इसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसिव इंक्रीज और सक्सेसिव डिक्रीज। तो चलिए देखते हैं कि हमारे परसेंटेज में, इसको आप लोग नोट कर लो, देखते हैं कि हमारे परसेंटेज में किस प्रकार से सक्सेसिव इंक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज, क्रमागत वृद्धि और कमी से कैसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, उनको अब देखते हैं। ये पूरा मैंने आपको उसका कॉन्सेप्ट बताया, इसको आप नोट कर लीजिए। अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हम कोशिश करेंगे कि हर क्वेश्चन में कम से कम एक से अधिक मेथड अप्लाई करें। जो भी आपको बेहतर लगेगा आप उस तरीके से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई, कुछ दिन बाद पुनः 20% की वृद्धि हुई। इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मैं आपको ना इसमें एक फॉर्मूला, ये जो क्रमागत वृद्धि मैंने आपको जो अभी बताया था, तो इसका एक ना आप फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये होता है प्रतिशत कुल वृद्धि या आपका क्या? कमी। कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत बराबर, यदि आपको उसने दे दिया है क्या? प्लस माइनस x% प्लस माइनस y% प्लस माइनस x% गुणा प्लस माइनस y% भागे 100। ये क्या आपका? ये आपका पूरा प्रतिशत। कभी भी आपको बोल देगा कि कोई संख्या 100 है, उसमें पहले x% की वृद्धि हुई और फिर बोल देगा y% की कमी हुई। जहां भी आपको कमी कह देगा
इस क्वेश्चन ये फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, ये जो है ना आपका ये प्लस, ये हमेशा फॉर्मूले में प्लस रहेगा, ये यहां भी क्या रहेगा प्लस रहेगा, और ये क्या है आपका गुणा है, प्लस प्लस और गुणा है। अब यहां जो मैंने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखा है वहां पर मतलब क्या है लिखने का, वृद्धि हो रही होगी तो संख्या धनात्मक होगी, कमी हो रही होगी तो संख्या क्या होगी ऋणात्मक होगी। तो चलिए अभी इसको आप नोट कर लो, आगे मैं इसको और मतलब कैसे इसका प्रयोग होगा वो आपको समझाता हूं। तो ये हो गया क्या, जब आपको कह दे कि x%, आपको दो वैल्यू दिया हो x% और y% दिया हो। अब यदि आपको x%, y% और साथ में एक वृद्धि या कमी और देते z%, ये तो 2 के लिए था आपका, ये आपका 2 के लिए हो गया। अब यदि आपको बोल दे कि x%, y% वृद्धि या कमी, और आपको साथ में क्या बोल दिया z% वृद्धि या कमी। अब यदि 3 की बात कर ले, और एग्जाम में 3 बेसिकली पूछता नहीं है, फिर भी पूछ लेता है, तो मैं आपको बता रहा हूं फॉर्मूला, नहीं तो 3 के ऊपर से वो पूछेगा ही नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 तो पूछता नहीं है, तो चौथा कहां से पूछ लेगा। तो इसके लिए क्या होगा, कुल वृद्धि या कमी, कुल वृद्धि या कमी, परिणामी वृद्धि या कमी प्रतिशत, क्या परिणामी वृद्धि या कमी प्रतिशत। देखिएगा यहां पास ये जो जितना लिखा है ना, जितना यहां लिखा है उसके अलावा ना कुछ गुणा करना है ना भाग करना है, ना 100 का गुणा करना है ना भाग करना है, जितना इस फॉर्मूले में लिखा है सिर्फ उतना ही करना है आपको। और जो इसको आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू जो आएगी वो परसेंटेज में आएगी, ठीक है। देखिए तो ये 2 के लिए हो गया था, अब 3 के लिए। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पास ना बार बार प्लस माइनस यूज नहीं कर रहा हूं, एक बार मैंने आपको समझा दिया, दिमाग में रखना है कि वृद्धि होगी तो प्लस और कमी होगी तो माइनस। चलिए अब देखिए, तो यहां क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा प्लस y, और ये हो जाएगा प्लस z, 3 लिखे। इसके बाद में क्या करना है आपको, प्लस x इंटू वाई प्लस y इंटू जेड प्लस z इंटू वाई इंटू जेड प्लस z इंटू एक्स। ये x प्लस वाई प्लस जेड लिखे। अब क्या किया हमने कि x इंटू वाई, वाई इंटू जेड और z इंटू एक्स, और भाग कितना का दे दिया, यहां हमने भाग दे दिया 100 का। इतना स्टेप क्लियर हुआ, इतना स्टेप क्लियर हुआ। अब क्या करना है, इधर प्लस और एक प्लस लगाए, धन का एक और साइन लगाए। अब यहां क्या कर दिया, x गुणे वाई गुणे जेड, ये डॉट पता है ना गुणा का साइन होता है, और नीचे क्या लिख देंगे 1 2 3 4, कितना 10,000, 1,000 नहीं 10,000। तो यहां डबल शून्य आया था, 100 आया था, यहां पास 4 बार शून्य आएगा। तो कितना हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस x इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स भागे 100, और प्लस x इंटू वाई इंटू जेड बाई 100। देख के बड़ा लग रहा होगा, 1-2 बार कॉपी में लिख के देखोगे ना एकदम आसान है, बिल्कुल हलवा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, 3 आ गया है तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स इंटू वाई, वाई इंटू जेड, जेड इंटू एक्स बाई 100, और फिर 3 है तो x वाई जेड बाई 10,000। सीधे यहां 2 शून्य है तो वहां पास 4 शून्य जाएगा। तो ये किसके लिए हो गया, यदि आपको दो घटक देता है, यहां आपको 2 का बता रहा है कि x% और y% दिया हुआ है, यदि आपको x% दे दे, y% दे दे और z% दे दे, तो क्या हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स वाई वाई जेड, जेड एक्स वाई 100, और x इंटू वाई इंटू जेड बाई 10,000। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। वैसे मैं आप लोगों को जो टेक्निक बतलाऊंगा इस फॉर्मूले के यूज करने के अलावा, आपको वो ज्यादा आसान मालूम पड़ेगी, लेकिन ये आपको याद रहने के लिए है। सपोज एग्जाम में हड़बड़ी में कई बार क्या है, कुछ टेक्निक्स याद नहीं आ पाती है, हमारी प्रैक्टिस कम होती है, तो हमको बेसिक फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम भूल जाते हैं, दिमाग से मिस हो जाता है, नहीं अप्लाई कर पाते हैं जो मैं आपको क्लास में सिखा रहा हूँ, या कभी आपने किसी से सीखा है और किसी से सीखा हुआ है आपने, तो आपको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ से बेसिक। क्या बोल रहा है, देखिए पहला, एक व्यक्ति की आय में 100% की वृद्धि हुई, कुछ दिन बाद पुनः 100% नहीं 10%। एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि हुई और कुछ दिन बाद 20% की वृद्धि हुई, तो उस व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे ये पूछ रहा है। तो चलो इसको देखिए, पहले 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोल रहा है, x% हमने देखा था x प्लस वाई, और ये क्या x इंटू वाई बाई 100, ये हमारा क्या था फॉर्मूला, और ये क्या है आपका परिणामी या कुल वृद्धि प्रतिशत। तो कितना है आपको, ये दिया है 10, ये आपको दिया है 20, और ये कितना हो गया 10 गुणे
20 और ये आ गया 100। सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया 30 और ये कितना हो गया 200/100, ये कट जाएगा तो 2 आ गया, तो कितना हो गया 32%। तो कुल वृद्धि कितनी हुई आपकी 32% की। कितने की हुई आपकी 32% की। ये हमने किससे यूज किया, ये हमने आंसर लाया अपने फॉर्मूला पे बेस जो हमने देखा था। इसके बाद में आइए और एक देखते हैं। मैंने आपको एक और क्या बताया था, यहां देखिएगा क्या है। सपोज मानो कि हमारे पास में वो संख्या कितनी है 100, हमने माना कि वो संख्या कितनी है 100। क्या बोल रहा है, पहले 10% की वृद्धि हुई, 100 में 10% की वृद्धि करो, कितना हो जाएगा 110, अभी बताया था ना। फिर क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि करो, किसमें करोगे 110 में। 110 में 20% की वृद्धि करोगे तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 11 दूनी का 22, और 110 में 22 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 110 का, इधर देखिएगा 110 का आप 20% निकालोगे ना तो कितना आएगा आपका 22 आएगा, और 22 को किस में जोड़ दोगे 110 में जोड़ दोगे, तो ये कितना हो गया 22 और 110 कितना हो गया 132। पहले 10% की वृद्धि हुई तो 110 हुआ, फिर 110 में 20% की वृद्धि किए तो 132 हो गया। अब देखो प्रारंभ में कितना था 100 था, हो कितना गया 132, हो कितना गया 132, कितने की वृद्धि हुई 32 की वृद्धि हुई। ये 32 की वृद्धि किसमें हुई है, इसमें हुई है, इसमें हुई है कि इसमें हुई है, ये जो 32 की वृद्धि हुई है 100 में हुई है, तो ये जो 32 की वृद्धि हुई है 100 में हुई है। और पहली क्लास में मैं आपको बार बार बोलते आ रहा हूं कि जो 32 100 का कितना परसेंट, तो क्या करोगे आप यहां गुणा कर दोगे, 100 का काटोगे तो कितना आ गया आपका 32% आ गया। या तो फॉर्मूले पे रख लो, या तो जो मैंने आपको बताया था इस फॉर्मूले के पहले जो मैंने बताया था आप इसको इस प्रकार से निकाल सकते हो। मान लो 100 है, दिख जाएगा 132 आ गया, और ये तो फॉर्मूला तो आपके लिए है ही है। इसके अलावा एक तरीका और है, देखते हैं उससे आंसर आ पाता है कि नहीं आ पाता है, मैं भी इसको ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, देखो अभी मैंने आपको इस क्लास में सबसे पहले क्या बताया था, जो जनसंख्या वाला एक आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था लिख के, यहां देखिएगा, यहां मैंने बताया था आपको प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, इसके बाद में क्या फाइनल वैल्यू, ये आपकी फाइनल वैल्यू थी। अब क्या है उसमें क्या था 100 + r/100 की पावर t। अब क्या बोल रहा है कि 10% की वृद्धि और 20% की वृद्धि, तो देखते हैं दोनों वृद्धि हो रही है, तो क्या लिख सकता हूं इसको 110/100 है ना, 110/100, और ये क्या है 20% की है, तो इसको मैंने लिख दिया 120/100, ये हुआ। चलो देखते हैं काट के इसको अपन, तो काटो, ये जो आपका कितना हो गया, एक शून्य से ये शून्य कट गया और इससे ये शून्य कट गया। 11 का गुणा 12 से करोगे तो कितना होगा 132 होगा, और नीचे कितना है 100, और ये किसके बराबर है, ये आपका प्रारंभिक वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, प्रारंभिक मान, और ये क्या है आपका अंतिम मान अर्थात वृद्धि होने के बाद, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल वैल्यू। प्रारंभिक वैल्यू कितनी है 100, अंतिम वैल्यू कितनी है 132। प्रारंभिक वैल्यू 100 है और अंतिम वैल्यू कितनी 132 है। मेरे भाई वृद्धि कितने की हुई, कहोगे सर 32 की वृद्धि हुई, और ये जो वृद्धि 32 की हो रही है किसमें हो रही है, इस 100 में हो रही है, तो 32 में ये जो 100 में आपसे पूछ ले कि 100 में 32 का कितना परसेंट है, ये कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ गया 32%। ठीक, तो कितना आ गया हमारा 32%। तो देखिए शुरू से हमने जो अपनी लास्ट क्लास पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, इस फॉर्मूले पे हमने बात की थी, जो आपको मैंने पॉपुलेशन जनसंख्या वाला क्वेश्चन बताया था, इस ये वाले फॉर्मूले से मैंने बताया था, तो हमारा ये जो आंसर आया इस फॉर्मूले से भी आया। फिर हमने सक्सेसिव मेथड के लिए जो आपका क्रमागत वृद्धि या कमी हुई थी उसके लिए हमने दो तरीके के देखे थे। सबसे स्टार्टिंग में मैंने आपको यह बताया था तरीका कि वो माना कि वो संख्या 100 है, 100 में 10% की वृद्धि और उसके बाद 20% की वृद्धि। उसके बाद में तीसरा हमने ये देखा जो हमारा फॉर्मूला था x + y × x y/100। तो इस क्वेश्चन के आंसर को हमने तीन तरीके से निकाला, और ये तीनों तरीके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब में अप्लाई हो सकते हैं, सब में अप्लाई हो सकते हैं। ये सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से ये कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ था, और ये जो मैंने आपको बताया ये जो कॉन्सेप्ट है ये जनसंख्या वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई होता है, जो आपका पॉपुलेशन वाला जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया है। और ये जो फॉर्मूला है ये बेसिकली कहाँ का फॉर्मूला है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था,
ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला यूज होता है। बहुत ही आसान है और ज्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जितनी वैरायटी की मैंने आपको यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप किसी भी बुक में फॉलो करके उसके 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो, सफिशिएंट होता है। इतना आपके पास में समय नहीं है कि आप यदि 3 महीने की तैयारी में 2 महीने की सिर्फ अकेले आप मैथ्स को नहीं दे सकते। तो ज्यादा अच्छा है, मैं इसीलिए फोकस कर रहा हूं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, समझने में, कि आपको क्वेश्चन को समझने में दिक्कत ना आए। भले आपके एक नंबर, आप जो प्रैक्टिस है, जो नंबर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो कम हो, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी के उत्पादन में 25% की वृद्धि हुई परंतु बाद में 15% की कमी हुई, तो परिणामी वृद्धि या कमी प्रतिशत बताइए। क्या बोल रहा है, 25% की वृद्धि हुई परंतु बाद में 15% की कमी हुई। सिंपल सा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया है, x प्लस वाई इंटू एक्स वाई वाई, ये 100 लिखे, ये हुआ, और ये कितना है, ये आपका क्या है, ये आपका परिणामी या कुल, परिणामी या आपका कुल क्या प्रतिशत वृद्धि या कमी। कितना बोल रहा है हमको, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो प्लस का साइन यूज करेंगे। 15% की कमी हो रही है बोल रहा है, तो माइनस का साइन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका -15। यहां प्लस का साइन आना ही आना है। अब x का वैल्यू कितना है, आप लिखोगे इसमें 25, और y की वैल्यू कितनी है, -15, ये -15, और नीचे क्या आएगा, भाग में 100 आएगा। चलिए इसको पहले सॉल्व कर लो। देखो माइनस का गुणा प्लस से होगा तो माइनस होता है, तो ये जो प्लस का साइन है ना, तो ये किसमें हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट किसमें, आपका ये जो प्लस का साइन है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। 25 गुणे -15 करोगे तो माइनस में ही उत्तर आएगा। किसी भी धनात्मक संख्या का गुणा यदि आप ऋणात्मक संख्या से करते हो तो वो संख्या कैसी होती है, ऋणात्मक बनती है। और यहां क्या हो जाएगा, ये आपका ये प्लस और ये माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो साइन है ये माइनस हो जाएगा आपका। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना हो गया 25, और ये 15 था आपका यहां, और ये कितना हो गया 25 गुणे 15 भागे 100। इसको काट लो आप, इसको आप यहां अंदर अभी काट सकते हो, तो 25 से कम 25 चौक, और ये 25 में से 15 जाएगा तो कितना बचा आपका, 25 में से 15 गया तो यहां कितना बचा आपका 10, ये बचा 10, और यहां अंदर कितना है, यहां अंदर आपका आ गया -15 बटे 4। इसको निकाल लो, एलसीएम निकालते आप लोगों को आता होगा, या एलसीएम निकालते नहीं भी आता होगा तो जब भी आपको ऐसा मिलता है सीधे गुणा करना है। करना क्या है आप लोगों को, ये जो आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहा है ना, ये 4 गुणा करो 10 में, तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 4 40, 40 में से 15 घटाओगे तो कितना आ गया आपके पास में, 40 में से 15 गया तो कितना आया आपका, 40 में से 15 गया तो ये हो गया 25, और ये कितना आ गया 4। कितना आ गया आपका आंसर, 25 भागे 4%, 25 भागे 4%, 25/4%। इसको आगे आपको और निकालना है तो क्या कर सकते हो, 6 चौको 24, तो 6 सही 1/4%, या तो आप और है ना, या तो 25 भागे 4%, या तो 6 सही 1/4%। इस फॉर्मूले से हमारा ये आंसर आ गया। और देखते हैं, इसको पहले आप लोग नोट कर लो, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लो, और इसके बाद में मैं आपको बता रहा हूं दूसरा। इसी में जो हमने एक और मेथड देखा है उसको देखते हैं अप्लाई करके कि वो इसमें यूज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आओ भाई, देखिए ये हमने लगाया था अभी फॉर्मूला। अब देखते हैं जो एक मेथड हमने और आके देखा था, कौन सा, आपका इनिशियल वैल्यू वाला और ये फाइनल वैल्यू। क्या बोल रहा है 25% की वृद्धि तो कितना हो जाएगा 125 भागे 100। अब क्या बोल रहा है 15% की कमी तो कितना हो जाएगा 85 भागे 100। चलो काटो, ये 25 से 125 को काटोगे तो कितना आएगा 25 पंच 125, और ये 25 चौक, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा 5 एक कम 5, और ये आप आगे 3 5 सत्ते 35, और ये हो जाएगा 20। तो कितना हो गया यहां से देखिए, ये 17 पन्ना 85, और ये 20 का गुणा 4 से करोगे तो 80।
ये क्या है आपका इनिशियल वैल्यू और ये क्या है आपकी फाइनल वैल्यू। देखते जाओ 80 और ये क्या है 85, मतलब कितना ज्यादा हो रहा है 5। कितने की वृद्धि हो रही है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू में जा रहे हैं तो कितने कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की वृद्धि हो रही है। ये जो 5 की वृद्धि हो रही है, 80 से 85 हो रहा है ना इनिशियल वैल्यू और ये फाइनल वैल्यू, 80 से 85 हो रहा है तो वृद्धि कितने की हो रही है, 5 की हो रही है। तो ये जो 5 की वृद्धि हो रही है ये किस में हो रही है, ये 5 की वृद्धि 80 में हो रही है। 5 80 का कितना परसेंट है तो गुणा कर दोगे 100 का। 5 80 का कितना परसेंट है, गुणा कर दोगे 100 का। काटो तो ये 20 चौक हो जाएगा और ये 20 पंचे हो जाएगा। तो कितना आ गया आपका 25/4। ये क्या आपका परसेंट। और अभी मैंने बताया था इसको आपको आगे और लिखना हो 25/4 को और क्या लिख सकते हो आप 6 सही 1/4%। ओके, तो ये पहले हमने इसको देखा फॉर्मूले से और फिर हमने क्या देखा, जो फॉर्मूला हम पॉपुलेशन वाले में यूज कर रहे थे वो फॉर्मूला हमने यहां पास अप्लाई किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन और क्या है फिर इसके अलावा में। अब देखिए क्या बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी हुई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई। समझिए क्या बोल रहे हैं हमसे। अब मैं डायरेक्ट वो x + y पहले सीधे उसमें वैल्यू पुट करूंगा। क्या बोल रहा है 20% की पहले क्या हुई, वृद्धि हुई। फिर क्या बोल रहा है कि 10% की इसकी चौड़ाई में। आप यदि आयत पढ़े होगे है ना, आपने यदि रेक्टेंगल पढ़ा होगा तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। ये क्या होता है लंबाई और उसकी चौड़ाई का, लंबाई और क्या होता है उसकी चौड़ाई का गुणनफल होता है। 20 आपको क्या दी, लंबाई दी हुई है जो कि क्या वृद्धि हो रही है। अब 10% की कमी तो यहां पास -10 आएगा। अब इसके बाद में यहां प्लस आएगा और ये क्या करोगे आप 20 गुणे -10। तो ये जो आपका -10 है ये ओवरऑल क्या माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन बाहर आ जाता है। चलो अभी के लिए तो करीब लिख ही लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 20 में से 10 गया तो बचा 10 और ये क्या हो जाएगा -200/100। ये कटेगा तो 2 आएगा तो कितना हो गया 10 - 2 कर दोगे तो कितना आएगा आपका 8। तो उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो रही है, यदि उसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और आयत की लंबाई, जैसे ये आयत है तो यदि इसकी ये इसकी लंबाई है और ये क्या है इसकी, ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। यदि इसकी लंबाई में 20% की वृद्धि कर रहे हैं और इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर रहे हैं तो परिणाम कितना मिल रहा है हमको 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 8% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि यहां पास हमारा जो हमने इसको सॉल्व किया, यदि हमारा आंसर माइनस में आता, ऋणात्मक आता, तो हम क्या बोलते 8% की कमी हो रही है। लेकिन यहां तो क्या है 10 -10 - 2 है, कितना है 8 आया है, पॉजिटिव में आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो क्या हो रही है वृद्धि हो रही है। यदि यही ऋणात्मक आता, हमारा आंसर माइनस में नेगेटिव आता तो क्या होती, कमी होती। एक तो मैंने आपको ये तरीका बतला दिया, एक तरीका इसका और देखिए सॉल्व करने का। अभी आप देखिए ये हमने लिख लिया इस तरह से। क्षेत्रफल क्या होता है अभी मैंने आपको बताया, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्षेत्रफल लंबाई और उसकी चौड़ाई, ये लेंथ है और ये विड्थ है, क्या आपका लंबाई गुणे चौड़ाई। सबको लेके चलना पड़ता है दोस्तों। आप में से कई स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम के भी हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी हैं, इसीलिए मैं अपनी ओर से कोशिश करता हूं कि मैं दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को बाइलिंगुअल जाऊं। इसीलिए कई बार क्या होता है कि आप देखे होंगे ना कि 10 गुणे 2 हो जाता है, 10 डिवाइडेड बाई, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है दोस्तों। आप ही लोग के लिए कोशिश करता हूं तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, है ना। तो ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल कितना होता है आयत का, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्या है, हमने इसको लिख लिया लंबाई और ये हमने क्या लिख लिया चौड़ाई। अभी देखो आप ये क्या है, ये आपका वर्तमान में है ना, वर्तमान में। और ये क्या हो रहा है, किसी प्रकार की वृद्धि या कमी, वृद्धि या कमी होने के बाद में क्या नया। अभी आप देखो क्या बोल रहा है इधर, पहले क्या 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि मतलब क्या होगा, 20% बराबर 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। बोलो हाँ, 20% को 1/5 लिख सकते हैं ना। अपनी पहली क्लास में आप लोगों को मैंने सिखाया था ना प्रतिशत को भिन्न बदलना। और क्या बोल रहा है 10% की कमी हो रही है, 10% की क्या हो रही कमी। 10% को आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, 10% को आप क्या लिख सकते हो, कहां गया, 10% की कमी हो रही है तो 10% को आप 1/10 लिख सकते हो ना। तो देखो
जो नीचे वाले वैल्यू होती है, जो हर का मान होता है, वो क्या होता है, ओरिजिनल होता है। मैंने आपको लगभग अपनी चारों क्लास में बताया है, जो नीचे का वैल्यू होता है, जो हमारा आधार होता है, वो ओरिजिनल नंबर होता है कि नहीं होता है, मूल मान होता है ना किसी संख्या का। तो देखो यहाँ पास में मैंने क्या लिखा है, वर्तमान, और ये क्या है, नया। नया अर्थात वृद्धि या कमी होने के बाद। तो वर्तमान में लंबाई कितनी है, ये देखो क्या बात कर रहा है, 20% क्या बोल रहा है, ये लंबाई की बात कर रहा है। तो 20% को हमने क्या लिखा, 1/5, 1/5 लिखा। अर्थात 5 था, उसकी लंबाई पहले 5 थी, और वृद्धि होने के बाद में उसमें वृद्धि कितने की हुई, 1 की हुई। पहले लंबाई 5 थी और वृद्धि कितने की हो रही है, 1 की हो रही है। तो वर्तमान लंबाई पहले कितनी थी, 5 थी, वृद्धि होने के बाद में इसमें वृद्धि कितने की हुई, 1 की वृद्धि हुई। वृद्धि होने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया। चौड़ाई पहले कितनी थी, 10 थी, चौड़ाई कितनी पहले थी, 10 थी। वृद्धि होने अब इसमें क्या हुआ, 10% की कमी हुई है। तो कमी कितनी हो रही है, 10 में 1 की कमी हो रही है। तो 10 में 1 की कमी होने के बाद में ओवरऑल कितनी कमी हुई, तो ये क्या जाएगा, 10 में से 1 को माइनस कर देंगे तो ये कितना आ गया आपका, 9 आ गया। चलिए अभी देखिए क्या हुआ, ये कितना है आपका, 5 गुणे 10 करोगे तो कितना आएगा, 50। और यहां पास 9 गुणे 6 करोगे तो कितना आएगा, ये आपका कितना है, 50। और ये कितना हो गया आपका, 9 छक्का 54। तो पहले कितना था हमारा क्षेत्रफल, पहले 50 था, वृद्धि और कमी होने के बाद में कितना हो गया, 54 हो गया। अर्थात क्या हुआ, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 4। कितने की वृद्धि हो गई, 4 की। ये 4 की वृद्धि हुई ना। पहले कितना था, 50 था, और बढ़ने के बाद में, परिवर्तन होने के बाद में कितना हो गया, 54 हो गया। 4 की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ये 4 की वृद्धि किसमें हुई है, ये 4 की वृद्धि किसमें हुई है, पहले वाले में हुई है, 50 में हुई है। और वो 4 50 का कितना परसेंट है, तो गुणा कर दोगे 100 का। तो ये 50 एक बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा, तो 4 दूनी के 8 कितना आ गया आपका, 8%। तो दूसरा तरीका ये हो गया निकालने का, जिससे आपका निकालने का मन। ये देखने में अभी लंबा मालूम पड़ रहा है, बहुत आसान है। ये तो क्या है, आयत है। अभी यहां पास 2 बीमारी यूज हो रही है, लंबाई चौड़ाई। जब लंबाई चौड़ाई और साथ में ऊंचाई भी ऐड हो जाती है ना, तब इस मेथड से हमको दिक्कत जाती है, और तब हमको ये वाला मेथड आसान पड़ता है। तो चलिए देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो पहले। नहीं समझ में आया होगा, वीडियो को फिर से बैक करके फिर से देखना, बहुत आराम से समझना, कोई भी दिक्कत नहीं है। 20% को 1/5 लिख सकते हैं, 10% को 1/10 लिख सकते हैं। 20% की वृद्धि हो रही है, अर्थात पहले लंबाई 5 थी, वृद्धि कितने की हुई, 1 की हुई। तो कुल वृद्धि कितनी हो गई, 1% की, 1 की वृद्धि होने के बाद में लंबाई कितनी हो गई, 6 हो गई, 5 से 6 हो गई। पहले चौड़ाई 10 थी, लेकिन अब क्या, चौड़ाई में कमी हो गई। कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो पहले यदि चौड़ाई 10 थी और 1 की कमी होने के बाद में अब वो कितनी हो गई, 9 हो गई। ये लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल लिखे। वर्तमान अर्थात पहले लंबाई 5 थी, वृद्धि हुई 1 की, तो कितना, 6 हो गया। चौड़ाई पहले 10 थी, कमी हुई 1 की, तो 9 हो गया। अब क्या है, देखो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये कितना आ गया, 5 गुणे 10 50। नया वाला कितना हो गया, 6 गुणे 9 54। तो क्षेत्रफल कितना मिला, पहले वाला 50 मिला और बाद वाला कितना मिला, 54 मिला। वृद्धि कितने की हुई, 4 की हुई। और वृद्धि किसमें होती है, वृद्धि हमेशा किसमें होती है, प्रारंभिक मान में होती है। जब आपको मैंने एक बताया था फॉर्मूला कि प्रतिशत वृद्धि या कमी का, तो क्या बताया था, अंतिम मान माइनस प्रारंभिक मान, भाग में कितना प्रारंभिक मान, और गुणे में कितना 100। तो ये देखो जो वृद्धि हुई है किसमें, प्रारंभिक मान में हो रही है। कितनी हो रही है, तो 4 50 का कितना परसेंट है, गुणा कर दोगे 100 का, तो 8% आ गया। और नहीं तो ये हमारा फॉर्मूला है ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने ना YouTube पर और भी वीडियो देखे होंगे, और सब अच्छा पढ़ाते हैं, मैं किसी की कुछ तारीफ या बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, इस तरीके से आप पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम में निश्चित रूप से फायदा मिलने वाला है। और उसके बाद में क्या है, हड़बड़ में वो आपने क्वेश्चन देखा, ये किए, ऐसे किए, सॉल्व किए, और 100 MCQ कर लिए, इससे कुछ नहीं है, पार नहीं होने वाली है, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। 10 क्वेश्चन यदि आपको समझ में आ गए तो आपका कॉन्फिडेंस ऊपर रहेगा, और 100 क्वेश्चन करके भी यदि आप कंफ्यूजन में रह गए तो कॉन्फिडेंस आपका लूज होना है। तो ज्यादा अच्छा क्या है, 10 क्वेश्चन भले सॉल्व करो, लेकिन वो 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठना चाहिए। यदि वो 10 क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए हैं, आपकी कमांड बन गई है, तो आप निश्चित रूप से एग्जाम में कॉन्फिडेंस रहोगे।
100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, कॉन्फिडेंस में नहीं हो, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करने वाला आपका। दोस्तों हमारे पेपर में 100 में से 25 नंबर का मैथ्स आ रहा है, तो ध्यान में रखना, एक एक नंबर के लाले पड़ेंगे सिलेक्शन के लिए। पॉइंट पॉइंट में सिलेक्शन होगा, पॉइंट पॉइंट में सिलेक्शन होगा। यदि टॉपर का सपोज 100 में से 72 नंबर है ना, तो 70 नंबर में मामला खत्म हो जाना है, 2 नंबर में पूरी 300 सीट भर जाएंगी। देख लेना आप इस चीज को आप लोग। तो दोस्तों चलिए, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि नंबर आप क्वांटिटी पे मत जाओ, अभी आप लोग क्वालिटी पे जाओ। आपने बेसिक क्लियर करो, यदि क्लियर है तो फिर आगे बढ़ जाओ, लगाओ एमसीक्यू, जितने तुम्हारे मन उतने एमसीक्यू सॉल्व करो। लेकिन यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और मत करो ना 100 200 500 क्वेश्चन, 20 30 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सारे वैरायटीज में यदि कवर हो रहे हैं, बहुत है, पर्याप्त है आप लोगों को। एग्जाम में हमको क्वेश्चन तो बनाना है, कौन सा हमको मैथ्स में पीएचडी करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक घन की भुजा 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है। अब क्या बात कर रहा है, अब बात कर रहा है वो हमसे घन की, अब वो बात कर रहे हैं हमसे काहे की, घन की। और आपने घन को देखा होगा ना, ये कैसा होता है, इसमें 3 बीमाएं होती हैं, ये आपका घन होता है। घन का क्षेत्रफल कितना होता है, क्यूब, बात किसकी हो रही है, क्यूब। तो घन का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई, घन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, क्या, ऊंचाई। तो एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में, यहां पास क्षेत्रफल नहीं होगा मेरे भाई, यहां क्या होगा, आयतन। घन का क्षेत्रफल नहीं होता है, घन का आयतन होता है। ठीक है, ये क्षेत्रफल नहीं है, यहाँ पास क्या होगा, आयतन। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब हमारे पास में देखो, घन है, घन की कितनी बीमाएं होंगी, 3, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अभी तक हम आयत को पढ़े थे तो कितना था, उसमें 2 था। तो अब हमारे पास में क्या हो गया, 10% लंबाई में वृद्धि हो रही है, 10% की चौड़ाई में भी वृद्धि हो रही है और 10% की ऊंचाई में भी वृद्धि हो रही है। और पूछ रहा है कि ये 10% की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में वृद्धि के बाद में उस घन के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हुई है। तो चलो सीधे निकालते हैं फॉर्मूले से। मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू वाई इंटू जेड और जेड इंटू एक्स। ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया x y जेड वाई। यहां पास यदि 2 शून्य है तो यहां कितने आ रहे थे, 4 शून्य। ये आपने लिखा, वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 10, सब में क्या है 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। इसके बाद में देखो ये क्या हो जाएगा 10 गुणे 10, कितनी बार हो रहा है, देखो x भी 10 है, y भी 10 है और z भी 10 है। तो x का गुणा y से करो या y का गुणा z से करो या z का गुणा x से करो, आना कितना है 100। तो कितनी बार आना है 1 2 3, तो यहां पास हमने क्या कर दिया, सीधे 3 कर दिया। समझ में आ रहा है ना, 3 कर दिया। यहां भाग में कितना आ गया आपका 100। देखो 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, 10 गुणे 10। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहां पास में क्या है 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 से गुणा 3 बार करोगे तो कितना होगा आपका 1000, और नीचे कितना है 10,000। चलो काटना पीटना शुरू करो। ये 3 शून्य से ये 3 शून्य कट गया, ये 10 गुणे 10 कितना हुआ 100, और 100 का गुणा 3 से करोगे तो कितना हो गया 300। 300 भागे 100 कितना होगा 3, 300 भागे इसको काटोगे तो कितना आएगा 3। यहां कितना बचा, नीचे 1 शून्य बचा, और ये 10 10 10 कितना हो गया आपका 30। तो ये तो हो गया हमारा कितना, यहां तक हमारा 30, ये कितना हो गया था आपका 3, और ये कितना था 1/10। तो कितना हो गया आपका 10 30 और 3 33। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 33 सही 1/10%, 33 सही 1/10%। सिंपल। तो कुल घन के, उस घन के आयतन में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आप बताओगे कि घन के आयतन में कुल 33 सही 1/10% की वृद्धि हुई। यहां तक क्लियर हुआ। चलिए आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अब नया क्वेश्चन आ गया। नया क्वेश्चन क्या है, ये आपका हो गया टाइप, ये जो यदि मैं आप बात कर लूं तो आज ये टाइप 7 का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। क्लास 1 से यदि काउंट करूं तो ये टाइप 7 में अपन आ गए हैं। क्या बोल रहा है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो कितने प्रतिशत की खपत कम की जाए ताकि खर्च की राशि में परिवर्तन ना हो। तो सबसे पहले तो आप क्या है ना, ये समझ जाओ ये खर्च होता क्या है। ये खर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर खर्च। आप मार्केट में गए, यदि एक समोसा 10 रुपए का आता है, एक समोसा 10 रुपए का आता है, तो 10 समोसे कितने के आएंगे? 100 रुपए के। तो आपने यदि 10 समोसे खरीदे तो आपका खर्चा कितना हुआ? 100 रुपए। अर्थात आपका 100 रुपए खर्च हो रहा है, तो आपने समोसे कितने लिए? कितने? तो आप क्या करोगे? क्वांटिटी, ये क्या हो गया? क्वांटिटी। आपने कितने समोसे लिए? 10 समोसे लिए। और एक समोसे का जो प्राइस था, जो उसका रेट था, वो कितना था आपका? 10 रुपए था। तो 10 गुणे 10 कितना हुआ? 100। तो आपका खर्च कितना हुआ? 100। तो आप क्या लिख सकते हो? आप खर्च को क्या लिख सकते हो? खर्च को क्या लिख सकते हो? यहां क्या है? वस्तु, या आप क्या लिख सकते हो? ये होगी वस्तु, और ये क्या है? उसकी कीमत। तो ये क्या हो गया? आपका खर्च का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। आप क्या ऐसा समझिए, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए कि खर्च की खपत में कितनी? सपोज अब पहले समोसा 10 रुपए का आता था, अब समोसा 12 रुपए का हो गया। 10 रुपए में यदि 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 12 रुपए हो गया। सपोज एक समोसा मार्केट में 10 रुपए का मिलता है ना। जो बिलासपुर में गांधी चौक के आसपास रहते हैं, भैया जी के यहाँ या उसके बगल वाले के यहाँ समोसा खाने जाते हैं, और शाम को बड़ा बड़ा खाने जाते हो ना, बढ़िया 3 टाइप का चटनी मार के देता है मस्त। तो समोसा 10 रुपए का था, आप चाहते थे बढ़िया समोसा खाते थे, मान लो 10 दोस्त गए 10 समोसा खाए, अब समोसा उसने रेट बढ़ा दिया, 12 रुपए कर दिया। तो पहले आपके यदि 100 रुपए खर्च होते थे, तो आपसे पूछ रहा है कि अब आप अपनी खपत में, जो आप समोसे की खपत कर रहे हो, उसमें कितनी कमी करो कि जो आपका खर्चा 100 रुपए था ना, वो 100 रुपए ही बना रहे, उसमें परिवर्तन ना हो। तो यहां पर कुछ नहीं, समझिएगा, मैंने आप लोगों को अपनी क्लास में ये बताया था फॉर्मूला, क्या? वृद्धि। यदि आपको याद होगा, वृद्धि और कमी, और कहा था कि ये फॉर्मूला आपके परसेंटेज में भर भर के यूज होने वाला है। यदि कोई संख्या x भागे y है, तो बताओ कमी कितनी होती थी? ये क्या होती थी? x भागे x प्लस वाई। यहां से क्या मतलब समझ में आ रहा है? देखो, ये x भागे y है, और हमने यहां क्या कर दिया? साथ में यहां पास पहले तो y था, साथ में x और जोड़ दिए, अर्थात हर का मान हमने बढ़ा दिया। यदि किसी संख्या का आप हर का मान बढ़ाओगे और अंश यदि स्थिर है, तो संख्या क्या होगी? कम हो जाएगी। मैं आपको बता भी चुका हूं। तो यहां पास क्या है? देखो, वृद्धि। तो वृद्धि को हम कैसे लिखते हैं? x भागे y लिखते हैं, और कमी को कैसे लिखते हैं? x भागे x प्लस वाई। कितना बोल रहा है? कीमत में वृद्धि कितनी हुई है? 20% की। 20% को आप क्या लिख सकते हो? 1/5, है ना। ये कितना हो गया आपका x, और ये कितना हो गया आपका y। ये तो आप कमी कैसे लिखोगे? तो कमी कितना होता है? x भागे x प्लस वाई। तो x तो आपका 1 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 6। तो 1/6 आपसे क्या पूछ रहा है? परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 1/6, 1/6 को आप प्रतिशत में लिखना है, तो क्या करोगे? 100 का गुना कर दोगे। और 1/6 कितना होता है? 16 सही 2/3% होता है। 16 सही 2/3%। तो क्या करेंगे हम? अपनी खपत में 16 सही 2/3% की कमी कर देंगे। कितने की कमी कर देंगे? 16 सही 2/3% की हमारी खपत में कमी कर देंगे। तो ये हो गया इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। आइए इस पे एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 केजी चीनी अधिक खरीदता है। चीनी की कीमत में क्या हो गया? अब उसके भाव में कमी हो गई। तो वो क्या है? पहले वो 160 रुपए में जितना भी केजी खरीदता होगा, अब क्या बोल रहा है कि उसी 160 रुपए में कीमत में कमी हो गई। तो उसी 160 रुपए में अब वो कीमत में कमी होने के कारण 8 किलो चीनी और अधिक खरीद रहे हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य एवं नया मूल्य बताओ। तो जो चीनी का नया मूल्य था और 20% बढ़ने के बाद में चीनी का नया मूल्य क्या हुआ, आपको वो पूछ रहा है। कुछ नहीं करना है, इधर देखो क्या बोल रहा है? 20% की कमी। 20% की क्या बोल रहा है? आपको कमी बोल रहा है। 20% की कमी कितना होता है? 20% की कमी का मतलब होता है, 20% मतलब क्या? 1/5। यदि कीमत में कमी हो रही है तो खपत में क्या कर दिए? वृद्धि कर दिए। कितने की वृद्धि? कीमत में कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि हो गई। और कितना अधिक खरीद लिया? यहां कितना अधिक खरीद लिया? 8 किलो अधिक खरीद लिया भाई अपना। यदि 1/5 की कमी हुई है तो वृद्धि कितने की होगी? 1/6 की होगी। अभी मैंने आपको बताया 1/6 की क्या होगी? यदि 1/5 की कमी हो रही है, सॉरी, यदि 1/5 की कमी हो रही है तो आपकी वृद्धि कितने की होगी? ये आपका क्या है? x, और ये क्या है आपका जो नीचे है वो x प्लस वाई है। ये आपका कमी था ना,
और आपकी वृद्धि क्या होती है, x भागे y होती है। तो क्या कर दोगे यहां पास में आप, ये हो जाएगा आपका 4। यदि आपको यहाँ y लिखना है तो उसमें से क्या कर दोगे, -x कर दोगे, अर्थात 1/5 दिए तो इसको 1/4 कर दोगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका वृद्धि, इसमें खपत में, ये आपकी खपत में वृद्धि हो रही है। और ये पहले क्या है, मूल्य में क्या हुई थी, कमी हुई थी, मूल्य में कमी हुई, जिससे हमने क्या कर दिया, खपत में वृद्धि कर दी। तो देखो इधर कितनी वृद्धि हुई, 4 में 1 की वृद्धि हुई। ये 4 क्या है, खपत किसमें करोगे आप कोई चीज को खाते किसमें हो, पैसा को खाते हो कि सामान को खाते हो, क्वांटिटी खाते हो ना। तो ये 1/4 क्या है, अर्थात 4 में क्या हुई है, 1 की वृद्धि हुई है, 4 में 1 की वृद्धि हुई है। और ये जो 1 की, इधर देखना, यहां लिख रहा हूं, क्या हुआ यहाँ पर 1/4 आया, खपत में वृद्धि हुई 1/4 की, अर्थात 4 में 1 की वृद्धि हुई। ये जो आपका 1 है ये क्या है, वृद्धि है। और यहां कितना खरीद रहा है, अधिक 8 किलो। तो अर्थात ये जो 1 है जो वृद्धि हुई है, ये किसके बराबर है, 8 किलो के बराबर है। यदि 1 के बराबर 8 है तो प्रारंभ में खपत कितनी थी, तो 4, यदि 1 बराबर 8 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 32 किलो। यहां समझ में आ रहा है, कीमत में कमी हुई, खपत में वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई, 20% की कमी होगी तो 25% की वृद्धि हो जाएगी, 1/4 हो गया। 4 मतलब क्या कि पहले खपत 4 थी और वृद्धि कितने की कर दी, 1 की कर दी। पहले खपत 4 थी, वृद्धि हो गई 1 की, वृद्धि 1 की हो रही है। यहां पास कितना है, 8 किलो अधिक। तो 1 बराबर 8 किलो तो 4 बराबर 32 किलो। तो देखो इधर अब क्या बोल रहा है कि वो 160 रुपए में 8 किलो अधिक खरीदता है। मतलब पहले भी वो 160 रुपए ही यूज कर रहा था, अभी भी वो 160 रुपए ही यूज कर रहा है। पहले 4 किलो, अर्थात 4 बराबर क्या, 32 किलो। तो पहले वो 160 रुपए में 32 किलो खरीदता था, 32 किलो। तो बताओ कितना मूल्य हो गया, 160 भागे 32 करोगे तो कितना आएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32 और 16 धाम, ये कितना हो गया आपका, 5 रुपीस पर केजी। कितना हो गया आपका पहले का मूल्य, 5 रुपीस पर केजी। अब आप देखो क्या कर रहा है कि मूल्य में कमी हुई, खपत में वृद्धि हुई, 4 में 1 की वृद्धि हुई। पहले 4 था, वृद्धि 1 की हुई, तो वृद्धि होने के बाद में खपत कितनी हो गई, 4 और 1 5 की। यदि 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना होगा, 40 किलो। 1 बराबर 8 है तो 5 बराबर कितना होगा, 40 किलो। तो पहले वो 32 किलो यूज कर रहा था, लेकिन कीमत में कमी होने के कारण अब वो कितना यूज कर रहा है, 40 किलो यूज कर रहा है। पहले वो 32 किलो यूज कर रहा था, लेकिन कीमत में कमी हो गई तो अब कितना यूज कर रहा है, 40 किलो। तो अब बताओ 160 रुपए यदि खर्च कर रहा था तो वो 40 किलो खरीद रहा है, तो मूल्य कितना हो गया, 4 चौक, तो 4 रुपए पर केजी। आपसे क्या पूछा है, प्रारंभिक मूल्य पूछा है, तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 5 रुपए पर केजी। और आपसे पूछ रहा है नया मूल्य, तो नया मूल्य कितना हो गया आपका, 4 रुपए पर केजी। चलिए, आसानी से समझाया है मैंने, नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो एक बार फिर से रिपीट करिएगा। हम क्लास में आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया क्या आपका, इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने। अब देखिए क्या बोल रहा है, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो खपत कितनी कम की जाए। मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत कम करना पड़ जाएगी, तो खपत कितनी कम की जाए जिससे खर्च की राशि में केवल 5% की वृद्धि हो। नया वैरायटी का क्वेश्चन आ गया। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, खपत को कम करना पड़ेगा, लेकिन इस बार खर्च की राशि में परिवर्तन, पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि खर्च की राशि में कोई परिवर्तन ना हो। इस बार क्या बोल रहा है कि खर्च की राशि में परिवर्तन तो हो, लेकिन कितना, बस 5% का। तो खर्च की राशि केवल 5% की वृद्धि हो। यदि परिवार पहले 280 केजी खपत करता था तो वर्तमान खपत कितनी होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। यहां समझिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं, ये और भी आसान पड़ेगी आपको, समझिएगा। क्या है, सपोज हमने माना कि पहले जो भी कीमत रही होगी वो क्या थी, आपकी जो खर्च की राशि थी, पहले जो आपकी खर्च की राशि थी वो कितनी थी, 100। खर्च की राशि कितनी थी, 100 रुपए थी। अब क्या बोल रहा है कि इसमें वृद्धि कितने की हो गई, 20% की। पहले खर्च की राशि, ये जो आपकी खर्च की राशि है
ये कितनी थी, 100 रुपए थी। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि के बाद में ये कितने हो गई, खर्च की राशि 120 रुपए हो गई। वृद्धि हो रही है ना, 120% की, 20% की क्या वृद्धि हो रही है। तो 100 रुपए था और 100 का 20% का इसमें इंक्रीज करोगे तो कितना होगा, 120 रुपए होगा। अब हम क्या करेंगे, मूल्य में वृद्धि हो रही है तो अपनी खपत में कमी करेंगे। चलिए खपत में क्या करते हैं, ये क्या हो गया, वृद्धि हो गई, तो अब खपत में कमी करते हैं। लेकिन रुको, क्या बोल रहा है, खपत में कमी पूरी नहीं करनी है, खपत में 5% की वृद्धि तक कमी करनी है। यदि हमसे कहता कि खर्च की राशि में परिवर्तन ना हो तो हम क्या करते, सीधे 120 से कहां पहुंचते, 100 पे पहुंचते, सीधे 120 से 100 पे पहुंचते, खर्च की राशि में परिवर्तन ना हो। मतलब पहले 100 था, बढ़ के 120 हुआ, तो बताओ कि कमी कितनी करें, तो आप क्या कहोगे, सर सीधे वापस चलते हैं 120। लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहां आपको क्वेश्चन में बोल रहा है, यहां आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो खर्च की राशि है पहले 100 रुपए थी, बस केवल 5% अर्थात 105 तक बढ़े, 5% की वृद्धि हो, मतलब 100 से कितनी, 105। तो आप कमी कितने की करोगे, अब आप कमी कहां तक पहुंचोगे, अब आप कमी करोगे यहां तक, पूरी कमी नहीं करनी है आपको, सिर्फ खपत 5% बढ़े तो यहां तक पहुंचोगे आप। तो बताओ आप कमी कितने की कर रहे हो, 120 से वापस आप 105 पे जा रहे हो, तो कितने की कमी कर रहे हो, -15, 15 की कमी कर रहे हो ना। 120 से वापस 105 पे जा रहे हो तो कितने की कमी कर रहे हो, 15 की कमी कर रहे हो। तो ये कितना हो गया आपका, 15। ये जो 15 की कमी हो रही है किस पे हो रही है, 120 से वापस 105 पे जा रहे हो तो 15 की कमी हो रही है। और ये जो 15 की कमी हो रही है कितने पे हो रही है मेरे भाई, ये जो 15 की कमी हो रही है, ये कमी हो रही है 120 पे। और 15 120 का कितना परसेंट होगा, तो आप गुणा कर दोगे यहां 100 का, कितना कर दोगे गुणा, 100 का। तो करो, कितना हो गया आपका, इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपका 5 से काटोगे तो ये हो गया आपका, और ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी का 10, 24। तो कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा। और इसको और काट लो, इसको और काट लो, तो ये आपका कितना हो गया, 3 एकम और 3 अट्ठे, तो ये कितना आ गया आपका, 100/8। कितना आ गया आपका, ये 100/8। अब ये जो 100/8 क्या है, ये जो आपका 100/8 आया, इसको आप और क्या ले सकते हो, चलिए। तो क्या हुआ, हमने कमी यहां कितने की करी, कमी हमने यहां कर दी कितने की, 120 से हम 105 पे गए तो कितने की कमी हो गई, 15 की कमी हो गई। समझिएगा, इधर सॉल्व करता हूं मैं, देखिए इधर देखिएगा, 20 से 105 पे जाना है तो 15 की कमी हुई, 15 की कमी किस पे हुई है आपकी, 120 पे हुई है। ये काटोगे तो 15 एकम और ये 15 अट्ठे, तो कितना आ गया आपका, 1/8। इस 1/8 में 8 क्या है, ये जो हम निकाल रहे हैं ये डाटा किसका आया है, ये खपत का आया है। अर्थात पहले हमारी खपत कितनी थी, पहले हमारी खपत कितनी थी, 8 थी। 8 में कमी कितनी कर रहे हैं, 8 में कमी कर रहे हैं 1 की। पहले हमारी खपत, ये जो आपका आया 15/20, ये क्या है, खपत में कमी कर रहे हैं ना आपका। तो ये जो आपका 15/120 आया था, काटे तो 1/8 आया। ये जो हर है ये क्या है आपका, पहले वाला मान, मूल मान, ओरिजिनल वैल्यू, तो 8। पहले हम खपत जो 8 यूनिट कर रहे थे, कमी कितनी कर रहे हैं उसमें, 1 की कर रहे हैं, कमी कितनी कर रहे हैं, 1 की। तो पहले खपत कितनी हो रही थी, 8, और खपत कितनी दी है, पहले परिवार की खपत कितनी थी, 280 केजी थी। ये जो आपका 8 है ये किसके बराबर है, 280 के बराबर है। 8 आपका 280 के बराबर है, तो 1 बराबर कितना होगा, तो देखिए यदि 8 बराबर है 280 के, काटो, 8 से कटेगा तो कितना होगा, 8 3 24, और ये कितना आ गया 4, और 8 पंचे 40, तो 1 बराबर कितना आ गया आपका, 35 किलो। कमी कितनी कर रहे हैं हम, 1 की कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया कि हम 35 किलो की कमी कर रहे हैं अपनी खपत में। मूल्य में वृद्धि होने के कारण हम खपत में 35 किलो की कमी कर रहे हैं, ताकि खपत सिर्फ जो खपत का जो हमारा खर्च है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, वो केवल 5% की वृद्धि हो। तो कितना आ गया, हम जो हम खपत में कमी कर रहे हैं वो कितनी कर रहे हैं, 35 केजी की कमी कर रहे हैं। लेकिन क्या बोल रहे थे, परिवार की पहले 280 केजी खपत थी, तो वर्तमान में खपत कितनी है,
यदि पहले 280 किलो थी, कमी कितनी कर रहे हैं 35 किलो, कमी कितनी कर रहे हैं 35 किलो, तो वर्तमान खपत कितनी हो गई 245, कितनी हो गई 245। समझिएगा, मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो आप अपनी खपत में कमी करोगे, कितनी करोगे, 100 हुई थी, पहले खर्च 100 रुपए था, माना कि पहले खर्च 100 रुपए था, बढ़ाए तो कितना हो गया 120 रुपए हो गया। अब क्या होगा कि भैया हमको अपने खर्च, जो हमारा जो यदि मूल्य बढ़ गया है तो हमको अपने खपत में कमी करना पड़ेगी, क्यों, ताकि हमारे खर्च की राशि समान बनी रहे। ठीक है, अब यदि खर्च की राशि समान बनी रहे तो हम क्या करते हैं, वापिस चलते हैं, लेकिन क्या बोल रहा है यहाँ 5%, ये बोल रहा है कि यहाँ 5% की वृद्धि लेकिन हो गई है इसमें खर्च की राशि में, तो 5% तक जाना है हमको, पूरा वापिस 100 पे नहीं जाना है, 5% तक जाना है। तो आप 120 से वापिस 105 पे जाओगे तो कितने कमी करोगे, 15 की कमी करोगे। ये जो 15 की कमी होगी किस पे होगी, 120 पे होगी, कहाँ 120 पे होगी, तो 15 भागे 120 कितना होगा, 1/8 होगा। ये जो हर में आ रहा है कितना आ रहा है 8 है, वो 8 क्या है, पहले का हमारा क्या है खपत है, और पहले का खपत कितना दिया आपको 280 केजी दिया हुआ है। यदि 8 बराबर 280 किलो है तो 1 बराबर कितना होगा 35 किलो हो गया, अर्थात मूल्य में वृद्धि होने के कारण वो अपने खपत में कितनी कमी कर रहा है 35 किलो कर रहा है। यदि पहले खपत 280 किलो थी तो वर्तमान की खपत कितनी होगी, तो 280 में से 35 घटा दोगे तो आंसर कितना आएगा आपका 245। तो दोस्तों आज आप लोगों का परसेंटेज यहां समाप्त होता है। परसेंटेज पे मैंने आप लोगों की 5 क्लासेस ली हैं, लगभग मैंने जितने भी वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं डिटेल में 1 2 3 जितने भी तरीके के उसके मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के, सारे के सारे मैंने आप लोगों को यहाँ मेथड बताए हैं डिटेल में। मैंने आपको बिल्कुल बिना किसी हड़बड़ी के 5 लेक्चर लिए दोस्तों, 5 लेक्चर परसेंटेज पे, बेसिक से स्टार्ट किया था कि परसेंटेज होता क्या है और आपको एडवांस लेवल तक लाके छोड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, परसेंटेज टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा, मजा आया होगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले क्लास में हम शुरू करेंगे क्या, साधारण ब्याज। और याद रखिएगा आपके सिलेबस में सिर्फ साधारण ब्याज को मेंशन किया है, चक्रवृद्धि ब्याज को मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम सिर्फ साधारण ब्याज पढ़ेंगे। तो हमारी जो अगली क्लास होगी मैथ्स की वो साधारण ब्याज पर होगी। तब तक के लिए गुड बाय।